अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। अपने पिछले प्रोग्राम्स में हम इस इशू पर बात करते रहे कि तामीराती सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिस पर हुकूमत की और बिलखसूस वज़ीर आज़म इमरान खान की खास तवज्जो रही है। पॉलिसी बनाई गई, पॉलिसी पर इम्प्लीमेंटेशन हुई और उसके बाद उसके मुस्बत असरात भी नजर आ रहे हैं। और इसी तरीके से जो ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वो बढ़ती जा रही है। लेकिन ये वाहिद सेक्टर नहीं है, इसके अलावा एक और सेक्टर है जिसको एक्सपोर्ट की बैकबोन माना जाता है, वो है हमारा टेक्सटाइल सेक्टर। और टेक्सटाइल सेक्टर की जो इस वक्त ग्रोथ है और जो आगे इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन नजर आ रही है वो भी काफ़ी इंप्रेसिव है। जैसे मैंने कहा, जो एक्सपोर्ट हमारी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल उसकी बैकबोन है, तो ज़रूरी है अगर पाकिस्तान की मईशत ने तरक्की करनी है तो हमने अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। और जुलाई से दिसंबर के जो एक्सपोर्ट्स के नंबर हैं उसमें बेशक सिर्फ 5.5% का इजाफा हुआ हो, लेकिन दिसंबर के जो नंबर हैं एक्सपोर्ट्स के वो काफ़ी इंप्रेसिव है। जुलाई से दिसंबर पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं वो $12.1 बिलियन की हैं, जिसमें 5.5% इजाफा देखा गया है। जबकि जो दिसंबर के एक्सपोर्ट्स के नंबर हैं उसमें 18.3% इजाफा देखा गया है, यानी कि दिसंबर के महीने में हमारी एक्सपोर्ट्स $2.36 बिलियन थी। और इसमें 6 माह में जो टेक्सटाइल का कंट्रीब्यूशन है वो $7.44 बिलियन का है, यानी कि हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं उसका कंट्रीब्यूशन, टेक्सटाइल का कंट्रीब्यूशन उसमें 61% का है। और जो सबसे इंप्रेसिव नंबर्स कल आए हैं टेक्सटाइल के, वो ये बताते हैं कि $1.4 बिलियन की एक्सपोर्ट टेक्सटाइल सेक्टर ने की है दिसंबर 2020 में, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 23% ज्यादा है। ये हिस्टोरिक नंबर्स हैं। एक माह में टेक्सटाइल सेक्टर की इतनी एक्सपोर्ट पहले नहीं देखी गई है। $1.4 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई है। और इस वक्त इंडस्ट्री जरा ये बता रहे हैं कि जो मुस्बत बात इसमें है वो ये है कि जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो गारमेंट्स हैं, जो निटवेयर है, उसमें ज्यादा इजाफा देखा गया है। दिसंबर के महीने में निटवेयर में 28% का इजाफा देखा गया, जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं उनमें 11% का इजाफा देखा गया। और इसी तरीके से अगर 6 महीने का डेटा देखा जाए तो गारमेंट्स में 25% और होम टेक्सटाइल में 16% का इजाफा देखा गया है। अब इंडस्ट्रीज में मुख्तलिफ लोगों से हमारी बात हुई, जो चोटी के बिजनेसमैन हैं उनसे बात हुई, और वो बताते हैं कि इसके मुख्तलिफ रीजंस हैं। एक रीज़न ये बताया जाता है कि क्योंकि कोरोना पाकिस्तान में उस हद तक नहीं फैला जितना शायद हमारे हमसाए ममालिक में था या वेस्टर्न कंट्रीज़ में था, उस वजह से हमारी इकॉनमी ज़्यादा जल्दी खुल गई और इंडिया और बांग्लादेश की मार्केट और उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे या उनके जो ऑर्डर्स थे वो भी पाकिस्तान को मिले। और इस पर ब्लूमबर्ग ने एक स्टोरी भी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान क्योंकि जल्दी खुल गया, उसने पाकिस्तान के एक्सपोर्ट सेक्टर को हेल्प किया है। इसी तरीके से इंडस्ट्री ज़रा ये भी बताते हैं कि जो चाइना और यूएस के ताल्लुकात हैं वो बहुत ख़राब हुए हैं और जो चाइना के ऑर्डर्स थे अब वो दीगर ममालिक को मिलना शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान उसका एक बेनिफिशरी है। लेकिन अगर आप आदाद शुमार को देखें तो पाकिस्तान इस वक्त अपने हमसाए ममालिक से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। दिसंबर के नंबर अगर सामने रखें तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में 18.3% का इजाफा हुआ है, जबकि इसी दौरान इंडिया की जो एक्सपोर्ट है उसमें 0.8% की कमी आई है। और बांग्लादेश की एक्सपोर्ट दिसंबर के महीने में 6.11% से नीचे गई है, यानी कि पाकिस्तान अपने हमसाए ममालिक से और कंपेटिटर्स से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इंडस्ट्री में जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने ये भी बताया कि जो हुकूमत की और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की चंद पॉलिसीज़ हैं उन्होंने भी इस सेक्टर को एक बूस्ट फराम किया है, सेक्टर को एक सपोर्ट दी है, जिसमें हुकूमत ने अब जो टैरिफ्स हैं चाहे वो पावर के हों या गैस के हों उनको कम किया है। और जो कंपेटिटर्स हैं पाकिस्तान के उसके ऑलमोस्ट हम बराबर आ गए। इसी तरीके से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कोरोना के दौरान टर्फ यानी कि टेम्परेरी इकोनॉमिक रीफाइनेंस फैसिलिटी मुतारिफ की, वो 2 से 4% पर आपको सस्ता कर्जा फराम करती है। LTTF फैसिलिटी है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस फैसिलिटी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, वो भी हमारे सनतकारों को सस्ता कर्जा फराम करती है, जिसकी वजह से अब एक्सपेंशन हो रही है इस सेक्टर में। इसी तरीके से इंटरेस्ट रेट अब कोरोना के दौरान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 6.25% से कम किए। जो सेल्स टैक्स रिफंड का मामला था वो अब काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। इंडस्ट्री में बताया गया है लोगों की जानिब से कि 2 से 3 महीनों में ये मामला अब हल हो जाता है, जबकि पहले इसमें सालों लग जाते थे। इसी तरीके से हमारी बात हुई ज़की बशीर साहब से, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं गुल अहमद के। उन्होंने बताया कि इस साल 2021 में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो पिछले 7-8 सालों की जो इन्वेस्टमेंट है उसके बराबर है। उनके मुताबिक 2 से 3 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल सेक्टर में देखी जाएगी इस साल। तो इस पर हम तफसील से मज़ीद भी बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है एप्टामर के पैटर्न इन चीफ गौहर एजाज साहब, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर एजाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।
कुछ रीजंस तो हमने बताए, लेकिन आप ज़्यादा बेहतर इस पर रोशनी डाल सकते हैं कि एक तो हमें इस वक्त ग्रोथ नज़र आ रही है टेक्सटाइल सेक्टर में, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी नज़र आ रही है। इसकी वजह क्या है? ऐसा लग रहा है कि जो सेंटिमेंट है स्पेशली बिजनेसमैन जो टेक्सटाइल सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हुआ है। रीजंस क्या है इसके आपके मुताबिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, अगर आपको याद हो तो मैं 2013 से 2018 एक ही बात करता था और वो कहता था कि हमारी जो बिजली का रेट है हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के लिए वो 13 रुपये यूनिट रख दिया गया था। 100 रुपये का डॉलर था, जिसका मतलब है 13 सेंट हमें बिजली का रेट रख दिया गया था। मैं हमेशा कहता था कि 100 रुपये की अगर हमने माल बाहर बेचना है तो उसमें 70 रुपये का रॉ मटेरियल होता है, 30 रुपये की हमारी कन्वर्जन कॉस्ट होती है और उस 30 रुपये की कन्वर्जन कॉस्ट में 35% जो है वो हमारी एनर्जी कॉस्ट है। तो इसका मतलब है सेल्स वैल्यू पर 10% है। अगर मेरी सेल्स का 10% कॉस्ट का ही अगर एनर्जी है और साथ वाले मुल्क के मुकाबले में मुझे कहा जाए कि तुम 20% के ऊपर काम करो, तो मैं 10% सेल पे लॉस कर रहा हूँ, मैं तो काम ही नहीं कर सकता। जिसके ऊपर आपने देखा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है 10% एवरेज बढ़नी चाहिए थी 13 से 18 के दरमियान, वो बढ़ने के बजाय घट गई और हम जो है वो 23 बिलियन डॉलर के ऊपर हमने 2018 को बंद किया। आज 2019-20 2 साल गुजरे हैं, सिर्फ एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने दी है, ओनली वन, और जिसकी वजह से पूरा सेक्टर सेंटिमेंट हो गया। सेंटिमेंट पॉजिटिव क्यों होता है? जब चीज़ में वायबिलिटी आए। आज का दिन पूरा सेक्टर, चाहे स्पिनिंग है, चाहे वीविंग है, चाहे प्रोसेसिंग है, चाहे फिनिशिंग है, चारों सेक्टर्स के अंदर वायबिलिटी वापस आ गई। जब वायबिलिटी वापस आ गई तो हम दुनिया में compete करना शुरू हो गए। जब हमने दुनिया में compete किया तो हमारा माल जो है, हमने कोई बांग्लादेश या हिंदुस्तान के मुकाबले में, ये नहीं है कि उनके 2 हाथ हैं और हम लंगड़े गुलूले हैं, हम हमेशा यही बोलते रहे, हम उनसे बेहतर हैं, हम किसी तरह कम नहीं है। हमने खड़े होकर उनसे लड़ना शुरू किया और लड़ के हम उसके पास ऑर्डर लेके आए। ये आज के दिन जो आप देख रहे हैं ग्रोथ, ये एक दिन की नहीं है, ये 2.5 साल की मेहनत है, जो कि $6.5 गैस, जो मैं कहता रहा कि इंडिया और बांग्लादेश के बराबर दे दो भाई। आपने अगर डोमेस्टिक चोरी हो रही है, अगर आपने IPPs ने आपके यहाँ कोई मसाइल या फ्रॉड करनी है, उसको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे क्यों लाद रहे हैं? $6.5 गैस और 7.5 सेंट बिजली, ये फैक्टर था जिसने पाकिस्तान का सेंटिमेंट बदल दिया, क्योंकि ये सबसे बड़ी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एंड दैट इज द सिंगल मोस्ट थिंग व्हिच हैज मेड पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स वायबल। सही, ये एक फैक्टर आप कह रहे हैं कि इस पे गवर्नमेंट ने काम किया। इसके अलावा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज हैं जिसमें लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग वो दे रहे हैं और सस्ते इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं, ये कितने फायदेमंद साबित हुई है? और जो एक्सपेंशन होगी और जो इन्वेस्टमेंट की हम बातें सुन रहे हैं इस वक्त इंडस्ट्री में, जिसमें मैं आगे जाकर तफसील से बात करता हूं, वो कितना बड़ा इंसेंटिव है इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर के लिए? शहजाद, 570 अरब रुपए इस वक्त टर्फ के अंदर अप्लाई हो गया। मेरे हिसाब से 60% जो पैसा है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कह रही है कि हम टर्फ में लगाएंगे। इसका मतलब है 400 बिलियन रुपए या $2.5 बिलियन की टेक्सटाइल के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है। उसकी बेसिस भी क्या है कि हम अब एनर्जी में हमें जो है वो लोडिंग नहीं की जाएगी इनएफिशिएंसीज की। दिस इज द सिंगल फैक्टर अगेन। $2.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अगर ये मुल्क में आती है, जो कि जनवरी से दिसंबर तक हम ऑनलाइन होंगे, तो जो नंबर्स आप आज देख रहे हैं कि दिसंबर में $1.4 बिलियन एक्सपोर्ट आई है, इसका मतलब है अगर मैं उसको अगले 12 महीने से ज़रब दे दूं शहजाद, तो ये 17 जो है $0.8 बिलियन बन जाती है। अगर ये या $16.8 बिलियन जाती है, तो $17 बिलियन की अगर एक्सपोर्ट हम एस्टिमेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम एवरेज 13 करते रहे, हम अगले 12 मंथ्स कैलेंडर ईयर में हम 17 की बातें कर रहे हैं, $4 बिलियन। और ये इस कैपेसिटी से जो आज लगी हुई है, और अगर नई कैपेसिटी जो हम कह रहे हैं लाते हैं, जो कि जून से दिसंबर के दरमियान दोबारा नई कैपेसिटी चल जाएगी, वो $3 बिलियन एक्स्ट्रा कैपेसिटी आ जाएगी, जो कि 1:2 की एक्सपोर्ट देगी। तो हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि मुल्क में $10 बिलियन टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट का ग्रोथ का पोटेंशियल आज के दिन मौजूद है। दो बेसिक चीजें मुझे बताइएगा गौहर साहब, दोबारा कहीं स्वे ना कर जाए। मार्केट वाइज क्या चेंज हुआ है पाकिस्तान के लिए? क्योंकि देखिए, मैंने देखा है कि बहुत अच्छे हालात में भी टेक्सटाइल कंपनीज के मालिकान जो है वो अच्छा रेवेन्यू, अच्छा प्रॉफिट कमाते थे, लेकिन वो एक्सपेंशन की तरफ नहीं जाते थे क्योंकि फ्यूचर उनको शायद अनसर्टेन नजर आता था। अब क्या बदल गया है जो आप कह रहे हैं कि 400 अरब रुपए तो सिर्फ टर्फ में जो था वो टेक्सटाइल सेक्टर में लगेगा? हमने जब इंडस्ट्री ज़राए में बात की, वो भी कह रहे हैं कि $2 से $3 बिलियन की एक्सपेंशन इस साल हो रही है, जिसमें न्यू प्लांट्स भी हैं, मॉडर्नाइजेशन और अपग्रेडेशन भी है उनके प्लांट्स की। तो क्या ऐसा बदल गया है? क्या आपको कोई नई मार्केट्स मिल गई हैं जहां पे आपको पता है कि हाँ, फ्यूचर में भी हमारी ये डिमांड जरूर रहेगी? शहजाद, हर चीज़ होती है ट्रस्ट पे। मैंने यही कहा कि हुकूमत स्वे ना कर जाए।
हुकूमत को आज के दिन बहुत सारे लोग नई नई थ्योरियां देना शुरू हो गए हैं, अगर ये कर देंगे तो ये हो जाएगा। बेसिक बात मैं कह रहा हूँ, सादी सी बात होती है, अगर कारोबार में वारा होता है पूरी चेन में, चाहे वो स्पिनिंग है, चाहे वीविंग है, चाहे फिनिशिंग है, प्रोसेसिंग है, तो उस वक्त एक्सपेंशन होती है। हमारे मुल्क में आज भी शहजाद 30,000 टन यान एक्सपोर्ट होता है, वो यान सरप्लस है। 30,000 टन का मतलब है, अगर मैं कन्वर्ट करूं पर डे में, तो ये तकरीबन 1,000 टन पर डे का यान है। 1,000 टन का मतलब है अगर 20-20 टन के 50 कारखाने लगे हमारे पास वीविंग ऑनवर्ड्स, तो जाके सिर्फ हम एक्सेस कैपेसिटी का यान खा सकेंगे। 50 कारखानों का रॉ मटेरियल पाकिस्तान में मौजूद है, इसका मतलब है 20 लाख लोगों का जॉब क्रिएशन मौजूद है। 50 प्लांटों में से जो हम बात कर रहे हैं, ये एक एक प्लांट जो लगेगा, ये प्लांट लगेगा कम से कम जो है पूरी चेन में 5-5 अरब का। तो हम ये वही प्लांट को लगाना चाहते हैं कि जो हमारे पास रॉ मटेरियल मौजूद है उसको कन्वर्ट कर सकें। इस 50 प्लांटों का रॉ मटेरियल हमारे पास मौजूद है। सिर्फ मैं बात वही कर रहा हूँ, कहीं गवर्नमेंट एनर्जी की प्राइस से स्वे ना कर जाए, किसी तरीके से ये गलती ना हो जाए कि हम कहें कि हम डायरेक्ट एक्सपोर्टर को रिफंड देंगे और हम एनर्जी को इनकॉम्पिटेंट कर देंगे और इनएफिशिएंट एनर्जी पूरी चेन पे डाल देंगे। अगर दोबारा गलती कर दी तो मैं हमेशा कहता हूं, ये पाकिस्तान में पिछले 10 साल से होता रहा है। हम $25 बिलियन पे पहुंचते हैं और कोई सांप आता है और हमें डसता है और हमारा जमीन पे चले जाते हैं। जिसको लेकिन गौर एजाज साहब देखिए, इसमें दोनों तरफ से होगा ना शहजाद जी, जो गवर्नमेंट की कमिटमेंट है वो गवर्नमेंट ने पूरी आसान जबान में बताऊं। जी 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 नहीं शहजाद, आसान जबान बता रहा हूं। स्नेक एंड द लैडर क्या था? लूडो खेलते थे ना, तो लूडो के पिछली तरफ स्नेक एंड द लैडर था, जब ऊपर गोटी जाती थी तो सांप, तो वो कौन सा सांप था जिससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के साथ, कौन सा सांप था जिसने 99 की सीढ़ी पर डस लिया आपको? हर वक्त कोई ना कोई इतना सियाना आदमी आ जाता है और वो सियाना आदमी बोलता है मुझे सब कुछ पता है, और जो सारे इंडस्ट्री इनको कुछ नहीं पता। और उसके बाद हमारा गौर एजाज साहब, जैसे मैं कह रहा हूं कि कमिटमेंट दोनों तरफ से होनी चाहिए ना। अब गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट करे, आप कहते हैं कि उन्होंने एनर्जी हमारी जो है उसके टैरिफ वो दे दिए जो हम डिमांड कर रहे थे। सर सवाल अगर मुकम्मल कर लूं, लेकिन अभी मैं एप्टेमा का इश्तिहार देख रहा हूं पिछले चंद दिनों से, वो कह रहे हैं कि कंसिस्टेंसी होगी अगर पॉलिसी में तो हम ट्रेड सरप्लस दे देंगे। अब ट्रेड सरप्लस देना इतना आसान तो नहीं है ना, ऐसी बातें भी ना करें जिसपे इंडस्ट्री भी पूरा ना उतर सके, कि गवर्नमेंट आपको इंसेंटिवाइज करती रहे लेकिन आप इतने बड़े बड़े क्लेम करें। शहजाद जी, शहजाद बड़ी आसान बात है। ये $10 बिलियन तो मेरे हाथ में पड़ा हुआ है आज। हमारे पास आज टोटल डेफिसिट कितना है? $20 बिलियन का जी। अब तो $20 बिलियन में 10 तो मैं कह रहा हूं कि आज के दिन $4 बिलियन के, तो अभी आपने नंबर गिन दिए। एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जब पूरी चली है तो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कहते हैं कि $1.4 बिलियन की है, 12 महीने से ज़रब दे दो 17 हो गया, $4 बिलियन बढ़ गया। $6 बिलियन मैं कह रहा हूं, अगर $3 बिलियन का टर्फ अप्लाई हो गया, ये इंडस्ट्री जुलाई से दिसंबर तक ऑन हो जाएगी। अच्छा, अब ये दोबारा ऑन हो गया 10 सिनेरियो आगे थोड़ा सा रह गया। एक सेकंड शाह, आपने सवाल पूछा, जवाब ले लो फिर एक दफा। ये $10 बिलियन पूरा हो गया, बाकी 10 की मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे 5 साल की पॉलिसी दे दे, ये तो मैं करने जा रहा हूं। अगर मुझे 5 साल की कंसिस्टेंट पॉलिसी दे दें तो मैं इंडस्ट्री की जो $10 बिलियन की तरफ जाए 20 की तरफ चली जाएगी। Why would industrialists not invest in progress? अगर चीज वायबल होगी और हुकूमत कंसिस्टेंट पॉलिसीज पे चलेगी। सही, अच्छा नहीं होना चाहिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आप समझते हैं कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैं एक सिनेरियो आपके सामने रखता हूं, क्योंकि हमने देखा है जो दिसंबर के नंबर्स आए उसमें इंपोर्ट $5 बिलियन है। उसकी एक बड़ी वजह ये इनपुट कॉस्ट, चाहे वो कॉटन हो, दूसरा रॉ मटेरियल हो, या इवन खाने पीने की अशिया जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो महंगी होती जा रही है दुनिया भर में। इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, एक तो उससे महंगाई भी बढ़ेगी, और दूसरा मुमकिन है कि शायद हमें अपना रुपया डीवैल्यू करना पड़ेगा। हालात ऐसे हो गए, इंटरेस्ट रेट हमें बढ़ाना पड़े। इस सिनेरियो में क्या होगा? डीवैल्यूएशन से तो चले एक्सपोर्टर को फायदा ही होगा, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, तो फिर हम कहां जाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है दोबारा वो रिवर्स साइकिल में हम हो जाएंगे कि आप लोग डिमांड कर रहे होंगे इंटरेस्ट रेट कम करें, हमने बड़ी फाइनेंसिंग ली हुई है? ये हालात तो नहीं देख रहे आप? शहजाद देखो, एक बात बताएं, हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन जो हम बात कर रहे हैं 37% हमारे फूड बास्केट में इन्फ्लेशन किसकी है? वो फूड बास्केट में बता रहा हूँ 37% इन्फ्लेशन में जी। ठीक है, उसका इंटरेस्ट रेट से कोई तल्लक नहीं है शहजाद। ये सारा का सारा डिमांड सप्लाई फैक्टर है। खुदा के वास्ते ये हमारे मुल्क में, अगर पिछले साल का भी आज नंबर आया, 3 ट्रिलियन रुपए हमारे मुल्क में जो है मनी ग्रोथ हुई है, जो डिपॉजिट बढ़ा बैंकों का। आपको पता है कि उसके अंदर से इंडस्ट्रियल सेक्टर को कितना दिया? सिर्फ 312 बिलियन। बाकी सारा 2.7 ट्रिलियन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में चला गया। भाई सबसे बड़ी वरवर तो गवर्नमेंट है। ये महंगाई क्या है? वो टमाटर, आलू, अंडे,
गोश्त, चीनी क्या हुकूमत खरीद के स्टॉक करके महंगाई कर रही है? भाई इसका कोई तल्लक नहीं है इंटरेस्ट रेट से। खुदा के वास्ते बात को समझ लें, हमारे मुल्क को गलत तरफ डाले जाएं। ये इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं। आप कह रहे हैं क्योंकि ये इन्फ्लेशन जीरो पे आ जाते हैं। आप कह रहे हैं कि क्योंकि ये इन्फ्लेशन डिमांड ड्रिवन नहीं है या मनी सप्लाई नहीं बढ़ रही है, तो इसलिए इंटरेस्ट रेट से इसको काबू करने की कोशिश ना की जाए। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मिसाल के तौर पे शुगर की प्राइस है, शुगर की प्राइस इस वक्त डिमांड की वजह से नहीं बढ़ रही, अपनी मिसमैनेजमेंट की वजह से बढ़ रही है। और इंटरेस्ट रेट हमारे मुल्क में कॉस्ट पुश है, क्योंकि हमारी सनतों ने तो सिर्फ 20% पैसा लिया हुआ है। 80% पैसा तो मुल्क के अंदर बॉन्ड्स और इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में लगा हुआ है, जो कि मुल्क अपना करंट अकाउंट, ये जो अपना फिस्कल डेफिसिट मीट कर रही है। तो इसका कोई तल्लक नहीं है। हम जब गलत इकोनॉमिक पॉलिसीज बना देंगे, आज मुल्क दोबारा हम उठने की तरफ जा रहे हैं। और हम यही कह रहे हैं, हुकूमत स्वे ना करे, इकोनॉमिक टीम स्वे ना करे। हुकूमत ने एक माहौल क्रिएट किया है, स्टेट बैंक गवर्नर ने एक माहौल क्रिएट किया है। आज एक पॉलिसी की जरूरत है। मेरे मुल्क में इस वक्त 40 कारखाने बंद पड़े, जिसको हम सिक्योरिटी कहते हैं। मैं बार-बार हुकूमत को कह रहा हूं, स्टेट मेरे ख्याल से जितनी दफा आपने बोला है, इसकी पॉलिसी बना दें कि ये अमाउंट रिवाइवल हो जाए। जितनी दफा आपने बोला है, आई एम श्योर वो $2 बिलियन ऐड कर सकते हैं। और सही है, आई एम श्योर जितनी दफा आपने कहा है वो समझ जाएंगे कि ये जो वी शेप्ड रिकवरी है इसको कंटिन्यू होना चाहिए। लेकिन देखिए, अब एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने ये जो काम करना है, जो एक अरसे से तनकीद होती रही है कि वैल्यू एडिशन की तरफ वो इतना फोकस नहीं कर रहे होते, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि होम टेक्सटाइल हो, रेडीमेड गारमेंट्स हो, उनकी ग्रोथ भी एक्सपोर्ट्स में हमें नजर आ रही है। क्या इंडस्ट्री का फोकस है कि अब वहां पे तवज्जो देनी चाहिए कि वैल्यू एडिशन की तरफ हम जाएं? शहजाद, हमारे मुल्क में पिछले 15 साल से सिर्फ वैल्यू एडेड इंडस्ट्री हो रही है। हमारे मुल्क में भाई मैंने कहा 30,000 टन धागा सिर्फ एक्सपोर्ट होता है, सिर्फ $1 बिलियन का है। बाकी सारा डोमेस्टिकली कंज्यूम हो रहा है। और जैसे जैसे हमारी वैल्यू चेन में वायबिलिटी आ रही है, पूरे चेन में वायबल होने की जरूरत है। चाहे वो आप रुई से धागा बनाए, धागे से कपड़ा बनाए, कपड़े से, सब में 35% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एनर्जी है। अगर एनर्जी की कॉस्ट नहीं आती तो 10% लॉस आता है। कोई आदमी अपना माल बेच ही नहीं सकता। मैं यही बोल रहा हूं। तो स्वे ना कर जाएं कि 7.5 सेंट की हमने बिजली की कीमत रखी है, $6.5, फिर दोबारा से हम गलती कर जाएं, क्योंकि ये वो फैक्टर है जो कि 10% ऑफ सेल्स है। एक आखिरी बात बता दें, गलत पॉलिसी बना दी, दिस इज द सिंगल फैक्टर जो मुल्क को दोबारा रोक सकता है। जनवरी और विल बी द स्नेक व्हिच विल ब्रिंग द होल थिंग डाउन। जनवरी के महीने में हमने गैस शॉर्टेज देखी, फेब में हमने क्योंकि एलएनजी नहीं मंगवाई है फेब के कुछ शुरू के 2 हफ्तों में, तो क्या ये इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, क्या वो सफर कर रही है या गैस इस वक्त आपको मिल रही है जितनी आपसे वादा किया गया था? नहीं, आई थिंक गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है इस वक्त, जैसे मैंने कहा है, बिल्कुल सीधे स्टेप पे चल रही है गवर्नमेंट, बिल्कुल फोकस है गवर्नमेंट का। और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को प्रायोरिटी दी हुई है कि एक्सपोर्ट सेक्टर जो है परफॉर्म करके लाए। अगर परफॉर्म करता रहे तो ना करेंसी डिवैल्यू करनी पड़ेगी, ना मुल्क में इन्फ्लेशन होगा। बहुत ये करेंसी डिवैल्यू। बहुत बहुत शुक्रिया। गौहर एजाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और जैसे हमने कहा कि इन्वेस्टमेंट आ रही है, एक्सपेंशन है इस सेक्टर में। उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि तकरीबन $2.5 से $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वो देख रहे हैं, क्योंकि जो टर्फ है उसी स्कीम से जो कर्जा लिया गया है 400 अरब रुपए का, वो सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर पे लगने वाला है। हमने शुरू में जिक्र किया कि ज़की बशीर साहब जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं गुल अहमद के, एक बड़ा ब्रांड है, उन्होंने कहा कि तकरीबन $2 से $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सिर्फ इस साल में होगी। उन्होंने अपनी कंपनी की मिसाल देते हुए बताया कि उनकी जो टॉप लाइन ग्रोथ है उसमें 35% का इजाफा है। तो गौहर एजाज साहब कह रहे हैं कि जो फैसिलिटीज़ दी हुई हैं गवर्नमेंट ने उनको वापस ना ले, क्योंकि इस वक्त सनतें और टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो ठीक डायरेक्शन में काम कर रहा है। एक ब्रेक के बाद एक और इशू पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आज कोरोना के 2432 नए केसेस आए हैं। शरह पॉजिटिव केसेस की 5.7% है और 45 अमवात हुई हैं कल पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से। एहतियात तो हमें करना ही है, लेकिन इस वक्त बात ये भी हो रही है कि जो वैक्सीनेशन है वो पाकिस्तान में कब आएगी। डॉक्टर्स को कहा जा रहा है कि पहले फेज़ में दी जाएगी, इसके बाद जो है फेज़ वाइज इसको जो है आवाम तक पहुंचाया जाएगा। डेवलप्ड कंट्रीज़ हम देख रहे हैं इसमें बहुत आगे हैं, वहाँ वैक्सीनेशन लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। जो हमसाये ममालिक हैं वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ऑर्डर्स बुक किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर तक ये जो वैक्सीनेशन है वहाँ पर भी आ जाएगी। पाकिस्तान में भी इस हवाले से सवाल उठ रहा है और आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हुकूमत पे ये तनकीद की है कि वैक्सीनेशन इंपोर्ट हमने नहीं की है। बांग्लादेश हो, वेस्टर्न कंट्रीज़ हो, वो इस पर काम कर रहे हैं, वैक्सीनेशन इस्तेमाल करें पब्लिक के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने इस हवाले से कुछ नहीं किया है। क्या कह रहे थे, सुनिए ज़रा। हुकूमत कोविड का मुकाबला करने के लिए आज भी कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं। वैक्सीन की वजह से आप रीजन में पीछे होते जाएंगे, इसलिए पाकिस्तान ने
अपना इंपोर्ट की तो बंदोबस्त की ही नहीं, मगर चाहे वो भारत हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो वेस्टर्न ममालिक के कंट्रीज़ हो, वो अपना वैक्सीनेशंस का मंसूबे पर तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे। हुकूमत पहले ये कह चुकी थी कि पहली सेमाई में जो है ये वैक्सीनेशन आ जाएगी, इसके लिए रकम भी मुख्तस की गई थी। लेकिन कल डॉक्टर फैसल सुल्तान जो कि वज़ीर आज़म के SAPM है, उनका एक इंटरव्यू था द न्यूज़ में, जिसमें उन्होंने कहा था कि एग्जैक्ट डेट नहीं बताई जा सकती है क्योंकि फाइनल ऑर्डर जो है वैक्सीनेशन का वो अभी तक हमने प्लेस नहीं किया है और किसी भी मैन्युफैक्चरर ने यानी कि वैक्सीनेशन बनाने वाली कंपनी ने हमारा ऑर्डर एक्सेप्ट भी नहीं किया है। तो इस वक्त सूरत हाल क्या है, इस पर हम बात करेंगे। असद उमर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। असद उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज आपने भी एक सहाफ़ी के जवाब में ये कहा है कि फर्स्ट क्वार्टर तक ये वैक्सीनेशन पाकिस्तान में आ जाएगी, लेकिन कंफ्यूजन थोड़ी सी इसलिए है कि कल डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने कहा था कि एग्जैक्ट डेट नहीं दी जा सकती है। आज बिलावल साहब ने भी तनकीद की। इस वक्त क्या स्टेटस है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है वैक्सीनेशन लेने में? जी, पहले तो बिलावल साहब की तनकीद की बात कर लेना। ये वही साहब है ना जो लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, और उसके बाद इनकी हुकूमत कहती थी पाकिस्तान में भूख से कोई नहीं मरता, सब बंद कर दो, और उसके बाद सारे पाकिस्तान में जलसे करते फिर रहे थे और उन्होंने कहा कि कोई कोरोना नहीं फैलता जलसों से। और तो किसी सीरियस आदमी की तनकीद की बात करें यार, कभी तक कोई कदम उठाने की तैयार नहीं है। उनसे बोले कभी इंटरेस्ट लिया करें पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये और कुछ नहीं तो NCOC में जो सिंध हुकूमत के नुमाइंदे बैठे होते हैं ना, उन्हीं से पूछ लिया करें क्या होता है। जनाब, जैसे मैंने कहा था और आज दोबारा मैंने रिपीट किया था, हमने आपको पहले बताया था कि पहली समाई के अंदर ना सिर्फ वैक्सीन आ जाएगी बट पाकिस्तान के अंदर लगनी भी शुरू हो जाएगी, और हमारे जो सबसे पहला तरजीही ग्रुप है यानी हेल्थ केयर वर्कर्स, उनकी रजिस्ट्रेशन का काम भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। तकरीबन 3 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स अब तक रजिस्टर हो चुके हैं। एक वैक्सीन एस्ट्राजेनेका जो है उसका अप्रूवल ड्राफ्ट ने इमरजेंसी यूज अप्रूवल दे दिया है पिछले 1-2 दिन के अंदर, वो अप्रूवल हुआ है। और एक साइनोफार्म का जो है इन प्रिंसिपल टेक्निकल कमेटी अप्रूव कर चुकी है। वो सिर्फ एक क्वेश्चन है कि किस नाम के ऊपर वो इशू किया जाएगा, वो मंडे ट्यूसडे को वो भी हो जाएगा। तो 2 तो आपके पास अप्रूव वैक्सीन आ जाएंगी। उसके बाद आपकी तीसरी चीज जो है वो कंसाइनो के जो ट्रायल्स हैं वो फरवरी के वक्त तक मुकम्मल हो जाएंगे। सेकेंड हाफ ऑफ फरवरी के अंदर उसके ट्रायल के रिजल्ट्स आ जाएंगे। अगर वो पॉजिटिव होंगे तो मार्च में वो भी अवेलेबल हो जाएगी। इसी के साथ साथ हमारा जो एक ग्लोबल अलायंस ऑफ वैक्सीनेशन के तहत एक इनिशिएटिव शुरू हुआ था, कोलिशन फॉर कोविड वैक्सीनेशन का, कोवैक्स के नाम से, पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी बन गया था आज से कुछ 8 महीने पहले। वहां से भी पहली क्वार्टर के अंदर पहली खेप आ जाएगी। तो मल्टीपल सोर्सेज से हमारे पास पहले क्वार्टर के अंदर जो है यानी फरवरी मार्च के महीनों के अंदर आपकी वैक्सीन आ भी जाएगी, लगनी भी शुरू हो जाएगी। पूरा निजाम बन गया है। जो हेल्थ केयर वर्कर्स जिन्होंने वैक्सीन लगानी है उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है, लोग डेजिग्नेट हो चुके हैं, पूरा सिस्टम इसको तैयार है, जिसको वो कह रहे थे कि एक कदम भी उठाने को तैयार नहीं। अच्छा, तो मैं ये क्योंकि आप अहम बात बता रहे हैं, आपने एस्ट्राजेनेका के हवाले से बात की जो कि ऑक्सफोर्ड की बनाई हुई वैक्सीनेशन है। श्रीलंका, बांग्लादेश ने भी इसी पर ही अपने ऑर्डर प्लेस किया। आप कह रहे हैं कि इसकी जो ड्रैप अप्रूवल है वो हो चुकी है, और आप कह रहे हैं सिनोफार्म जो कि गालिबन चाइनीज वैक्सीनेशन है उसकी अप्रूवल भी हो जाएगी 1-2 दिन में, और ऑर्डर्स प्लेस कब तक किए जाएंगे? और आप कह रहे हैं कि मार्च तक आ भी जाएगी पाकिस्तान में, इस्तेमाल हो रहा है। ऑर्डर मुझे नहीं पता कि फैसल सुल्तान के साथ उनकी क्या डिस्कशन हुई थी कि ऑर्डर रिप्लेसमेंट की वो क्या डेफिनेशन थी। हमारी साइनोफार्म के साथ सीधी बातचीत हो चुकी है, और ये बातचीत ये भी मैं आपको बता दूं कि चीन की हुकूमत ने हमें फैसिलिटेट करके दी है, तो ये सिर्फ प्राइवेट सतह के ऊपर नहीं हो रही है। आखिरी जो उन्होंने हमसे मांगा था हेल्थ केयर के जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स जिनका मैं भी आपको जिक्र कर रहा था, उनकी तादाद मांगी थी, वो उनके साथ शेयर कर दी गई है, और वो प्रॉब्ली मंडे या ट्यूसडे को बता देंगे कि पहला बैच जो वैक्सीन का भेजेंगे हमें वो कितना होगा। सो बिल्कुल एडवांस स्टेज के ऊपर है, वो तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है। सही है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं ये फर्स्ट बैच के लिए बात कर रहे हैं, जो 3 लाख हेल्थ वर्कर्स आप कह रहे हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाई है, उनके लिए है। आम आवाम के लिए कब तक आपके ख्याल में इस्तेमाल हो जाएगी और कब तक मिलना शुरू हो जाएगी? फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही, यानी फरवरी मार्च के महीने के अंदर जो हमारे पास वैक्सीन, जो मैंने आपको बताया कि 1 से ज्यादा सोर्सेज से हम अरेंज कर रहे हैं, उसमें सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स नहीं होंगे, उसके अंदर जो हमारी 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं जो दूसरा तरजीही ग्रुप था, उनको भी इंशाल्लाह ताला वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज, आज उन्होंने अपेरेंटली डॉक्टर अजरा पेचियो ने भी, सिंध की जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा कि क्योंकि सूबे मंगवा नहीं सकते, तो मैं ये भी गलत फहमी
दूर कर दूं और डॉक्टर अजरा पेचियो को भी आपके जरिए बता दूं कि मुकम्मल तौर पे आजाद है अगर सिंध हुकूमत ऑर्डर प्लेस करना चाहे। हमने ये पहले दिन पॉलिसी अप्रूवल दे दिया था कि सिर्फ वफाकी हुकूमत के पास की मोनोपोली नहीं होगी, इजारादारी नहीं होगी कि सिर्फ वही इंपोर्ट कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर कर सकता है, अस्पताल कर सकते हैं, लेकिन वो वैक्सीन जो ड्रैप एक दफा अप्रूव कर दे। अब ड्रैप की अप्रूवल आ गई, एस्ट्राजेनेका कोई भी पाकिस्तान में प्राइवेट इदारा भी मंगवा सकता है। थोड़ी हैरानकुन बात नहीं है, क्योंकि मैंने भी ये खबर देखी है जिसमें अजरा पेचियो साहबा ने आज ही कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट ने हमें अप्रूवल दे। आप कह रहे हैं कि पहले दिन से अप्रूवल दिया था, तो एनसीओसी में तो तमाम सूबे भी बैठे होते हैं, ये किस किस्म की कम्युनिकेशन है जो वो अप्रूवल मांग रही है? आप कह रहे हैं अप्रूवल पहले दिन दे दिया गया है। उन्होंने कौन सी किस अप्रूवल के लिए अप्लाई किया था? उनको अप्रूवल के लिए इंपोर्ट के लिए जरूरी नहीं है दवाई, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एस्ट्राजेनेका का भी पिछले 1-2 दिन के अंदर अप्रूवल हुआ है और ये भी प्राइवेट कंपनी का है। एस्ट्राजेनेका का भी प्राइवेट कंपनी का ये कॉन्ट्रैक्ट है। नहीं वही तो मैं, वो तो इंपोर्टर कौन है ना। लेकिन जब एक दफा एस्ट्राजेनेका पाकिस्तान में वैक्सीन अप्रूव हो गई तो अगर सिंध हुकूमत किसी से बाहर से वो सप्लाई ले सकती है तो वो बिल्कुल आजाद हैं, वो कल मंगाए। मैं उनको इनकरेज करूंगा, उनको भी, तमाम सूबाई हुकूमतों को, वो भी बाहर से वैक्सीन मंगवाएं। अच्छा, आज एक ये ट्वीट भी था मिफ्ता इस्माइल साहब का, और उन्होंने ये ट्वीट किया था सोहेल वड़ाई साहब के कॉलम पे। सोहेल वड़ाई साहब ने अपने कॉलम में इस चीज़ का इशारा दिया था कि जो हमारे यहाँ लीडरशिप है वो वैक्सीनेशन ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं। क्या इस बात में कोई हकीकत है? आप समेत जितने भी जो सीनियर लोग हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, मिलिट्री हो या सरकारी अफसर हो, वो ये इस्तेमाल कर चुके हैं वैक्सीनेशन? क्या ऐसा कुछ है? ये इशारों कनाइयों में क्यों बात करते हैं? नाम लेना, बताएं कौन सी लीडरशिप है, छुप छुप क्यों बात करते हैं? देखिए, बिल्कुल जो शुरू के अंदर प्रपोजल आई थी हमारे पास टेक्निकल कमेटी से, जब हम तरजीहात मुतय्यन कर रहे थे कि किस तरजीह के मुताबिक लोगों को ये वैक्सीनेशन दी जाएगी, तो उस वक्त प्रपोजल में एक ये था कि तरजीही बुनियाद के ऊपर स्ट्रेटेजिक लीडरशिप जो है उनको भी वैक्सीनेट किया जाए, और हमने उसको मुस्तरद कर दिया था। हमने कहा था कि हम अपने आप को अवाम से ज्यादा अहमियत नहीं देना चाहते, तो जो जिस स्टेज में पड़ता है, लेकिन अगर किसी ने खुफिया तौर पे कर दिया तो मैं वेरी क्यूरियस। तो सोहेल वड़ाई साहब भी बहुत, क्योंकि उन्होंने ये भी लिखा था कि एनालाइजर्स भी जब शुरू में आए थे, जब कोरोना आया था, एनालाइजर्स आए थे, वो भी इसी तरीके से इस्तेमाल हुए थे। तो वो वही तो बोलो ना, तो नाम लेना भाई, कौन कर रहा था जरा हमें बताएं। और ये वैक्सीन का तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मुझे प्लीज, आई वुड लव टू नो कि ये कौन है जिसको खुफिया तौर पर मिल गया। सही है, क्योंकि आप आज कराची में थे और आपने एमक्यूएम का विजिट किया, तो मैं चाह रहा हूं कि इस हवाले से भी सवाल कर लूं। जो मामला थे आपके तय पा गए थे? क्योंकि ये जो मर्दमशुमारी वाला मामला है, इस पर खासी रिजर्वेशन थी एमक्यूएम की, और अगर हो गया मामला तय तो क्या कमिटमेंट की आप लोगों ने अब एमक्यूएम पाकिस्तान से? देखें, जो मर्दमशुमारी के नताइज थे उस पे एमक्यूएम के सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे, उसके तहफ़्फ़ुज़ात तो कराची के तमाम स्टेक होल्डर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन्होंने बयान किया था। उसके अलावा ये सिर्फ कराची तक भी महदूद नहीं थे, ये सिर्फ सिंध तक भी नहीं थे तहफ़्फ़ुज़ात। अंदरून सिंध से भी तहफ़्फ़ुज़ात आए थे, बलोचिस्तान से तहफ़्फ़ुज़ात उठे थे, और खैबर पख्तूनख्वा में खासतौर पर जम जो अजला है वहां से तहफ़्फ़ुज़ात आए थे। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ एमक्यूएम के नहीं थे। और दूसरी बात जो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हर एक को आज याद दिला रहा हूँ, ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नहीं किया था सेंसस। ये मर्दमशुमारी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत करके गई थी। मर्दमशुमारी हो गई, उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात आ गए, कोई क्लियर फैसला ना मुश्तरका मुफादात की काउंसिल में कोई वाज़ेह फैसला किया, ना काबीना के अंदर कोई वाज़ेह फैसला किया, ना पार्लियामान के अंदर। उन्होंने वो जो है वो बॉल आगे फेंक दी कि अगली हुकूमत जो आएगी वो उससे डील करेगी। और दूसरी चीज जो मैं याद दिला रहा था, ये पहली दफा नहीं है, कराची, आप भी इसी शहर के अंदर रहे, हमारी जिंदगी इस शहर के अंदर गुजरी है। कराची को तमाम जो मर्दमशुमारी होती रही है उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, और ये जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी ने तो खुद करवाई भी है। जमात इस्लामी जो ज़ियाउल हक की हुकूमत का हिस्सा थे, उनके वक्त में जो मर्दमशुमारी हुई, सबके ऊपर कराची को तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब जो है एमक्यूएम की अगर हम बात करें तो उस काबीना की कमेटी जिसको अली ज़ैदी चेयर कर रहे थे, अमीनुल हक साहब भी उसका हिस्सा थे, और उन्होंने आखिर में जो रिकमेंडेशन की है, काबीना की क्या राय है? काबीना की राय ये है कि ये मर्दमशुमारी ऐसी है जिसके नताइज से पाकिस्तान के अवाम मुतमईन नहीं है। तो दो काम किए जाएं, एक तो एक बेहतर निज़ाम, जिसकी मैंने टेक्निकल कमेटी बना दी है, वो टेक्निकल कमेटी दुनिया की बेहतरीन जो प्रैक्टिस देखेगी, दुनिया में कैसे मर्दमशुमारी होती है, उसकी बुनियाद पे काबीना की कमेटी बनाई गई है, जिसके सरबराह जो है अमीनुल हक साहब हैं, उनके सामने सिफारिशात रखेंगे एक नए निज़ाम के तहत, जिसके मुताबिक सब लोगों को एतमाद हो, हाँ दुनिया में बेहतरीन तरीका यही है, उस पे जल्द अज जल्द, फिर हम 10 साल का इंतजार नहीं करना चाहते, क्योंकि इस रायशुमारी के ऊपर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जल्द अज जल्द उस नए निज़ाम के तहत
सेंसस करवाया जाए जितना ठीक है। जल्दी मुमकिन हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे। इससे बता वेलकम बैक नाजरीन। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ किस किस्म का मनफी प्रोपेगेंडा करता है, मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंदी रवैया जो है वो किस तरीके से फैलाता है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत किस तरीके से फैलाता है, ये हम पिछले काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। और हैरत की बात नहीं है कि जो हुकूमत का नैरेटिव है, हुकूमत का बयानिया है, भारतीय मीडिया उसी को लेके आगे बढ़ता है। और इस पूरे रवैये को और इस किस्म की सहाफत को लीड करते हैं वहाँ के एक मारूफ एंकर अर्नब गोस्वामी, जो कि मशहूर है इस हवाले से कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करने में वो कोई वक्त ज़ाया नहीं करते। वॉर मॉन्गरिंग उनका बयानिया होता है, चाहते हैं कि किसी तरीके से नफरतें बड़े मुल्कों के बीच में जंग हो जाए। और ये सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं करते, अपने सियासतदानों के खिलाफ, अपने जो एक्टर्स हैं उनके खिलाफ भी उनका यही रवैया होता है। और अब उनके अपने चैट जो लीक हुई है वो इस बात की तस्दीक करती है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बात हो, प्रोपेगेंडा हो, वो सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि अपने प्रोग्राम की TRPs बढ़ा सकें। मजाका खेज रवैया जो उनका टीवी पे होता है आपने देख भी लिया, आप माजी में भी देखते रहे होंगे। और ये इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पे लगा दिया गया कि टिड्डियों को आतंकवाद बनाकर पाकिस्तान भारत भेजता है। तो इस किस्म की बातें वो करते रहते हैं, वॉर मॉन्गरिंग की बातें, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना हो। लेकिन पिछले कुछ अरसे से वो बड़े परेशानियों में रहे हैं, क्योंकि एक केस उनके खिलाफ था जिसमें उनको अरेस्ट भी किया गया। एक इंटीरियर डिज़ाइनर ने सुसाइड कर ली थी और अपने सुसाइड नोट में ये कहा कि अर्नब गोस्वामी ने मुझे अदायगी नहीं की थी इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। जिसके बाद उनकी बीवी ने अर्नब गोस्वामी पर केस किया और फिर पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया था। उनके अरेस्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और उनको रिहाई मिली, जिसमें बड़ी तनकीद हुई कि बड़े इंपॉर्टेंट केसेस सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त चल रहे थे। आर्टिकल 370 का केस था, सिटीजनशिप का केस था। सुप्रीम कोर्ट ने उनको तरजीह नहीं दी, लेकिन अर्नब गोस्वामी के केस को तरजीह दी और उनको रिहाई मिली। लेकिन अब एक और स्कैंडल उनका सामने आया है और जैसे मैंने कहा, उनकी जो चैट लीक हुई है वो इस बात की तस्दीक करती है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो बयानियां बनाते हैं वो सिर्फ इसलिए बनाते हैं ताकि उनकी TRP बने। एक और केस है अर्नब के खिलाफ, वो ये है कि अपने प्रोग्राम की रेटिंग को वो मैनिपुलेट करते हैं। और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के जो CEO हैं, ये कंपनी रेटिंग मॉनिटर करती है, उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनके साथ मिलकर ये रेटिंग मैनिपुलेशन करते हैं। और जब इस बात की तहकीकात हो रही थी तो अर्नब गोस्वामी की जो इन चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ, दास गुप्ता के साथ जो चैट सामने आई है वो इस बात की तस्दीक करती है कि वो रेटिंग मैनिपुलेट भी करते हैं। और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी, लेकिन वो उनके पास वक्त से पहले मौजूद थी। इसकी दो मिसालें आपके सामने रखते हैं। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था और पुलवामा अटैक के दिन ऑब्वियसली जैसे अटैक हुआ वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तराशी उन्होंने शुरू कर दी। लेकिन जो उनकी चैट सामने आई है उसमें वो इस बात में खुशी का इजहार कर रहे हैं कि 40 भारतीय फौजी हलाक ज़रूर हुए हैं, लेकिन उस वजह से उनकी जो शो की रेटिंग है, उनकी जो टीवी की रेटिंग है, उसमें इजाफा हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि अपने जो चैट उनकी सामने आई उसमें वो ये लिखते हैं कि दिस अटैक वी हैव वन लाइक क्रेजी। इससे पहले वो ये भी लिखते हैं कि हम दूसरे चैनल्स के मुकाबले में 20 मिनट आगे हैं, यानी कि वो उस दिन खुशी का इजहार कर रहे थे और इस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव को ये मैसेज कर रहे थे कि हमारी रेटिंग्स दूसरे चैनल से ज़्यादा है। और ये वो दिन है जिस दिन भारत सोग मना रहा था कि उनके 40 फौजी जो है वो हलाक किए गए हैं और इल्ज़ाम तराशी वो पाकिस्तान की तरफ थी। इसी तरीके से भारत ने इस अटैक को बुनियाद बनाकर बालाकोट पे 26 फरवरी को हमला किया था। और उससे 3 दिन पहले की जो चैट सामने आई है वो हैरान कुन है, क्योंकि इस 3 दिन पुरानी चैट में यानी कि 23 फरवरी की चैट में अर्नब गोस्वामी इसी चीफ एग्जीक्यूटिव दास गुप्ता को ये बताते हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जिस पे दास गुप्ता ये पूछते हैं कि ऐसा क्या होने वाला है, तो वो बताते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और मेजर स्ट्राइक होगी, ये कोई आम सी चीज़ नहीं होगी। जिस पर जो दास गुप्ता साहब हैं वो ये जवाब देते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो बिग मैन यानी कि नरेंद्र मोदी को बड़ा फ़ायदा होगा और वो इलेक्शन स्वीप कर जाएगा। तो ये डिस्कशन हो रही है पुलवामा बालाकोट अटैक से 3 दिन पहले। वो ये कह रहे हैं कि मुझे पता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, जिसके जवाब में उनको ये कहा जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो नरेंद्र मोदी इलेक्शन स्वीप कर जाएगा। यानी कि उनको ये मालूम था कि भारत किसी किस्म का एडवेंचर करने वाला है, यानी कि मिस एडवेंचर करने वाला है, और उनके इल्म में ये थी। इस बात को लेकर उन पर बड़ी तनकीद हो रही है, इंडियन हुकूमत में बड़ी तनकीद हो रही है कि ये किस किस्म का एक्सेस इनका मिलिट्री और प्राइम मिनिस्टर हाउस में है कि एक जो सीक्रेट ऑपरेशन होना चाहिए था, एक सीक्रेट मिशन होना चाहिए था इंडिया के लिए, उसकी खबर इनको थी और ये खबर रेटिंग एजेंसी के CEO को भिजवा रहे थे
और मकसद सिर्फ ये था कि अपने प्रोग्राम की टीआरपी को वो बढ़ा सकें। लेकिन अब वो बेनकाब हो गए कि जो भी उनका मनफी प्रोपेगेंडा था उसके पीछे मकसद सिर्फ यही था कि वो अपने प्रोग्राम की टीआरपीज़ को बढ़ा सकें। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।